चलिए, नमस्कार दोस्तों। प्रयास इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। और आप सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईबीपीएस पीओ का जो प्री एग्जाम है वो क्वालिफाई किया है। तो आप सबों को जो है हम जो है प्रयास इंडिया की तरफ से कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। एक बहुत बड़ी भीड़ से आप लोग जो है निकल के आए हुए हैं। तो ऑब्वियस है, सीरियस बच्चे होंगे, तो सीरियस टॉक करने के लिए मैं दिवाकर झा आप लोगों का जो है इस वीडियो में भी स्वागत करता हूं। और इस सेशन जो है बहुत ही दमदार होने वाला है। तो ध्यान से पेपर और पेन लेके बैठिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेन और पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं अभी जो आने वाला 13 दिन है, क्योंकि 26 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम है। तो 26 नवंबर को एग्जाम है और आज 13 तारीख है, मतलब हमारे पास सिर्फ 13 दिन है। तो ये 13 दिन की हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कैसी होनी चाहिए, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगर आप सब ने आज से भी इम्प्लीमेंट किया है तो मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटजी से आप लोग मेंस जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ध्यान से सुनना है, समझना है। और जिसको भी कोई डाउट्स है तो वो तुरंत, हम लोग ज्यादा लोग हैं नहीं, तो 1-to-1 कम्युनिकेशन रखेंगे। जिनको बोलना होगा वो अनम्यूट होकर के बातचीत कीजिएगा, अपना प्रश्न जो है मेरे सामने रख लीजिएगा। मेरी आवाज क्लियर है? कोई एक कंफर्म कर दीजिए। यस सर। क्लियर है? ठीक है। जो प्री का एग्जाम होता है, देखिए प्री के एग्जाम में क्या है कि बहुत लोग जो है बहुत टॉप पे होंगे और बहुत लोग जो है बॉटम में होंगे, बट दोनों इन कर चुके हैं। क्लियर है? तो अगर आप इन कर चुके हैं तो आप समझ लीजिए कि जो टॉपर है और जो बॉटम में है बोथ आर इक्वल, क्योंकि इसका जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होता है। तो जब प्री का नंबर ऐड नहीं होता है तो आप सब अभी बराबर पे हैं, जब तक कि 26 नवंबर का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो इसलिए 26 नवंबर का जो एग्जाम है वो बहुत ही खास होने वाला है। और आप सबों के लिए समझिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सीट्स भी बढ़ चुके हैं। पता है किसी को? सीट्स जो है वो बढ़ गया है। जो नोटिफिकेशन में सीट्स आई हुई थी उसमें 900 सीट्स जो है वो इंक्रीज हो गया है। पता है? नहीं पता है? देखिए क्या होता है, नोटिफिकेशन जब आती है तो उस समय जो वैकेंसी होती है वो लिखा रहता है कि ये जो है घट बढ़ सकता है। तो आप लोग बहुत ही लकी है कि आप लोगों के समय में वो 900 सीट्स जो है वो बढ़ गया है। तो अब जो है चांसेस बहुत ज्यादा है आप लोगों का पास करने का। तो इसलिए एकदम जान लगा दीजिए, सारा कुछ पीछे छोड़ दीजिए, सब बंद कर दीजिए। जहां जहां डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डिस्टरबेंस जहां पर आप फंस रहे हैं, वो सब अभी बंद कर दीजिए। अभी शायद आप लोग जो है जो भी जहां भी डिस्टरबेंस हो रहा है, जैसे मूवी देख रहे हैं, चाहे सीरियल देख रहे हैं, टीवी, इंस्टाग्राम, मोबाइल, ये सब को साइड कीजिए और पूरा फोकस करके अगर 10 घंटे पर डे निकालेंगे आप, ध्यान समझिएगा, 10 घंटे पर डे अब तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि 13 दिन ही बचा हुआ है। तो अगर ये 10 घंटे पर डे निकालोगे तो हो सकता है कि आप उस लिस्ट में आ जाएं जहां पर आपको इंटरव्यू देने का मौका लगे। और अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन आराम से हम लोग जो है, हमारी जो टीम है वो करवाएगी। इंटरव्यू की तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से करवाएंगे आप लोगों को। तो बस आपको जान लगाना है मेंस के लिए, जो कि 13 दिन आपके लिए बचा हुआ है। सबने पैटर्न तो देखा हुआ है ना, एग्जाम का पैटर्न? दो लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है, एक योगेश्वर जी और एक है प्रदीप जी। तो जिनका वीडियो ऑन है मैं उनसे ही बात करूंगा, बाकी लोग अगर वीडियो ऑन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑडियो ऑफ करो, वीडियो ऑन कर लो सब लोग, तो अच्छे से हम लोग बात कर सकते हैं जी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ योगेश्वर से। योगेश्वर जी, मेंस का जो पैटर्न है आपने देख लिया है? क्या क्या एग्जाम है, कितने नंबर के हैं? यस सर। ठीक है, तो उसमें मुझे ये बताइएगा कि आपका जो 4 सेक्शन है उस चारों में सबसे अच्छा कौन सा है आपका? सर रीजनिंग। रीजनिंग है। तो देखिए रीजनिंग के जो है 60 मार्क्स का रीजनिंग होगा आपका। ठीक है, आउट ऑफ 2 to 5 जो मेंस का पैटर्न है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा वो होगा 180 नंबर का, सॉरी 200 मार्क्स का। और जो 25 है वो डिस्क्रिप्टिव का। टोटल हो जाता है कितना? 2 to 5, 225 नंबर में आपके 60 नंबर जो है वो रीजनिंग देता है। ठीक है, और सिलेक्शन जो है वो 50% पे हो जा रहा है, पता है ना सबको? मेंस में आपको सारा करने की जरूरत नहीं है।
और ध्यान रखिएगा प्री में क्या होता है, हमारे पास चैलेंज होता है टाइम का प्री में, बट मेंस में टाइम का चैलेंज नहीं है। मेंस में आपको नॉलेज बढ़ाना है और आंसर फाइंड आउट करना है, एनी हाउ आपको आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पूरी तरह से सेलेक्टिव हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी योगेश्वर जी से पूछा कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, तो ही सेड की रीजनिंग। तो अब रीजनिंग में योगेश्वर जी को 60 नंबर का एग्जाम होगा। 60 में कोशिश करना है कि मैक्सिमम नंबर हम रीजनिंग में खींच लें। अगर 25 से 30 नंबर अगर हम खींच लेते हैं, अच्छे से ले आते हैं, तो 50% तो अगर रीजनिंग में हम अच्छे से अच्छा है पहले से भी, तो 50% तो लाना आसान रहेगा। तो 50% अगर हम ले आते हैं, 30 नंबर योगेश्वर जी अगर आप रीजनिंग में ले आते हैं, और मैथ की अगर हम बात कर लें वहां पर ही 40 का नंबर का है, तो 20 से 25 नंबर आप मैथ, रीजनिंग अच्छा है तो मैथ्स भी ठीक ठाक होगा, राइट। तो 20 से 25 नंबर आप मैथ्स में रख लीजिए, ठीक है। तो 30, 20, 50, 5, 55 नंबर हो गया। सॉरी, मैथ जो है आपका 60 नंबर का होगा ना, डीआई, यहाँ पर नाम जो है डीआई दिया हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो 60 का है। तो इस 60 में 30 मैथ में, 30 रीजनिंग में, तो 60 नंबर हमारा मैथ और रीजनिंग का एक टारगेट हम सेट करते हैं कि हमको यहाँ से लेके आ जाना है। तो शायद योगेश्वर जी आपका इंग्लिश जो है वो वीक है या एवरेज है? सर अच्छा है, मतलब उसमें भी आ जाते हैं मार्क्स। आ जाते हैं। तो इंग्लिश अगर किसी का अच्छा है तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में 25 नंबर आउट ऑफ 25, 25 का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, 25। ठीक है, एक स्ट्रेटजी मैं अभी बना रहा हूँ, एक आइडियल स्ट्रेटजी, जो कि उस हिसाब से आप लोग अपना अपना स्ट्रेटजी पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि रीजनिंग और मैथ में हम 60 लेके आते हैं, 25 नंबर जो है हम लोग इंग्लिश में लेके आते हैं, तो 60 और 25 कितना हो जाता है, 85। ठीक है, और जीए का जो सेक्शन है वो बहुत लोगों का वीक रहता है, और वीक रहता है, और उसमें हम कॉन्फिडेंट भी नहीं रहते हैं कि हमको इतना नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि जीएस आप कितना भी पढ़ेंगे वो कम है, सिलेबस उसका कुछ डिफाइन तो रहता नहीं है। तो अगर जीएस की बात करें तो मान लेते हैं अगर हम 10 से 15 नंबर भी हम पकड़ते हैं जीएस में, 40 में से 15 नंबर भी पकड़ते हैं, तो 85 प्लस 15, 100 नंबर हो गया। ठीक है, तो मतलब आउट ऑफ 200, 100 नंबर तो हम लोग आराम से लेके आ जाते हैं। ठीक है, 100 का ही टारगेट रखिएगा। 100 नंबर अगर यहां से आता है, और जो 25 नंबर है वो है डिस्क्रिप्टिव का, और डिस्क्रिप्टिव में 25 में अगर 12, 13, 15 एवरेज नंबर सबको मिलता है, तो 100 उधर हो गया और 15 नंबर इधर हो गया। तो मतलब 115 नंबर योगेश्वर जी देखिए आराम से हम लेके आ सकते हैं। और जैसे ही आप 115 लेके आते हैं मेंस में, आप यकीन मानिएगा कि आपका इंटरव्यू में ज्यादा नंबर नहीं भी देगा ना, तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ। और अगर आप लोगों का किसी का ओबीसी का बेनिफिट मिलने वाला है, किसी का एससी और एसटी का, तो उनके लिए ऑब्वियस है कट ऑफ और लो जाने वाला है। मतलब एक राइट स्ट्रेटजी पर अगर हम फोकस करें, और ध्यान से समझिएगा, कुछ चीजें अभी मैं बताऊंगा, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उस समय क्या क्या आपको मिनिमाइज करना है, क्या क्या आपको जो है फोकस करना है। और सबसे अच्छी बात ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा क्वेश्चन करें, ये तो ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन हमको देखते ही छोड़ देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जब आप मॉक टेस्ट लगाए होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट जब लगाते हैं तो हम देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन में ना हम फंस चुके रहते हैं, और वो क्वेश्चन जो कि उसको ले लेते हैं दिल पे कि नहीं ये तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, और ये तो बनना ही चाहिए, ये तो एकदम मैं महारत हासिल है, मैं तो अर्जुन हूं इसमें। वो नहीं करना है। ठीक है, अपने आप को 30 मार खा नहीं समझना है। ये ध्यान रखना है कि हमने ये डिफाइन किया कि हाँ ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, अगर फर्स्ट में हो जाता है तो ठीक, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए बाद में मार्क रिव्यू करके छोड़ दीजिएगा, और फिर बाद में समय मिलेगा तो उसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। किसी एक क्वेश्चन में फंस के आप जो है आगे जो आने वाला था इजी क्वेश्चन, उसका लॉस हो सकता है। ये सब लोग लिख लीजिएगा इस चीज को, कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि मेरा जो मैंने जो स्टिपुलेटेड टाइम रखा है, इसे मान लीजिए आप 1 मिनट का समय दे रहे हैं और 1 मिनट आप लगा चुके हैं, तो अब उसको छोड़ दीजिएगा, उसको दिल पे नहीं लेना है।
उसको एकदम ये नहीं करना है कि नहीं बनाना ही है चाहे जो भी हो जाए, एग्जाम गया तेल लेने के लिए, ये तो सॉल्व होना चाहिए, ये स्ट्रेटजी नहीं रखना है। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, छोड़ो, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ऐसे करके आप देखेंगे कि 50% जो क्वेश्चन है, जो स्थिति में बता रहा हूं, सबसे बन सकता है जिसने भी प्री क्वालिफाई किया है। प्रॉब्लम क्या होता है, वही दिल पे लेने वाली बात जो होती है, वो उस चक्कर में एक दो जर्क में अगर आप फंस गए तो फिर आगे जो है आपका रास्ता बहुत ही कठिन होना तय है, इसीलिए वो नहीं फंसना है। ठीक है, अब मैं आता हूं एक एक सेक्शन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे हम बात करें रीजनिंग का, रीजनिंग में जो 60 क्वेश्चन है उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारे पजल दिए रहते हैं, राइट। किसी ने एनालिसिस किया है कि 60 में एवरेज कितना पजल आता है? 4 to 5। 4 to 5, और ईच पजल कंटेन्स 4 to 5 क्वेश्चन, राइट। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो रहता ही है। ये ध्यान से सब लोग लिख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर 4 पजल दिया हुआ है, ठीक है, 4 पजल में एक पजल ऐसा होगा जो जर्क होगा। जर्क होगा मतलब उसको आपको छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर जो है वो उस हिसाब से क्वेश्चन सेट किया है कि 4 पजल में एक पजल सबको छोड़ने के लिए दिया है, बनाने के लिए नहीं दिया है, सॉल्व करने नहीं दिया है। वो अगर किसी ने उसको सॉल्व कर लिया, ध्यान समझिएगा, अगर किसी ने उस पजल में घुस गए और उसको सॉल्व कर दिया, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वो पजल आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर लेगा, आप फंस चुके रहेंगे चक्रव्यूह में, और फिर वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो पजल ध्यान से समझिएगा, आउट ऑफ 4 एक पजल ऐसा देता है हर एक सेट में, जो उस समय, जो एट दैट मोमेंट जहां आप एग्जाम दे रहे होते हैं, उस समय का जो ब्रेन है हमारा बहुत ही ये रहता है, एकदम क्या कहते हैं, स्ट्रेस में रहता है, और उस स्ट्रेस में तुरंत क्लिक नहीं करेगा वो पजल। हो सकता है कि घर पे आप मॉक लगाएंगे तो वहां हो जाएगा, चारों हो जाएगा, लेकिन एक पजल ऐसा होगा। तो जैसे ही किसी पजल में आप फंस रहे हो, ठीक है, जैसे 5 मतलब 5 क्वेश्चन है पजल में, और 45 मान लीजिए, एक 5 से 6 मिनट हम देते हैं एक पजल को, तो 3 मिनट आप दीजिएगा हर एक पजल को, 3-3 मिनट। 3 मिनट में आपको लग जाएगा कि हाँ ये मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लग रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा ये घूम रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है, तो उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा, उसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, जिस भी पजल में आपने 3 मिनट दे दिया है और आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं बन पाया है, तो उस पजल को पूरी तरह से सॉल्व मत कीजिएगा। जितना सॉल्व हुआ है उसी के आधार पे आप पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मतलब तुक्का मार देना, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या होगा कि कम से कम 2 तो सही हो जाएगा उस 5 में से, और अगर 2 भी सही हुआ तो आपका ओवरऑल पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको जो मैं पजल को लेके समझाना चाह रहा हूं? यस सर। क्लियर हुआ? प्रदीप जी आपको समझ में आ रहा है? बाकी लोग वीडियो ऑन नहीं कर सकते, और द्वैत ने वीडियो ऑन नहीं किया है, संयम ने वीडियो ऑन नहीं किया है। बाकी लोग वीडियो ऑन करोगे तो फिर हम लोग बात कर सकते हैं। गैलरी, हाँ, और द्वैत का वीडियो ऑन हुआ है। और द्वैत, जो पहला पॉइंट है रीजनिंग के रिगार्डिंग, वो समझ में आ गया आपको? यस सर। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया है ये पॉइंट कि पजल में एक पजल हमको छोड़ना है, ध्यान से समझिएगा, एक पजल आपको छोड़ देना है, अटेम्प्ट लेने के बाद छोड़ना है। अटेम्प्ट 3 मिनट का देंगे, और जितना भी वो फिगर तुम बनाए हो ना, आधा अधूरा जो तुमने सॉल्व किया है, उसी के बेस पे पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, और उस 5 में अगर 2 भी सही हुआ, 2 100% सही हो जाएगा, देखना, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन 2 रहता है। अगर 2 सही हो गया तो हमारा काम हो गया उस पजल का। बाकी जो 4 है वो इजी रहेगा, वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, जब पजल हमने बना लिया है तो अब वो जो 5 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पजल हमने बना लिया है उसका, उस 5 क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन इजी रहेगा, ध्यान से समझना। उस 5 जो
पजल तुमने सॉल्व कर लिया है, उस पजल के हर एक पजल में अगर 5 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन इजी देता है, एक क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए देता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा पूरा मेहनत नहीं देना है, वो क्वेश्चन भी छोड़ देना है मुझे। ठीक है, तो मान लो 4 पजल हुआ, एक एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 4 क्वेश्चन छूट गया, 4 ही छूटा ना हमारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रिजल्ट आराम से आएगा क्योंकि हमने टारगेट ही लिया है 50% प्लस कुछ भी हो जाए तो टेंशन नहीं, हमको आउट ऑफ आउट तो करना नहीं है नंबर, हमको तो नौकरी चाहिए, टॉप वॉप करने का वो नहीं रखना है, हमको इन करना है बस। तो इस हिसाब से आपको पजल में बहुत ही ध्यान से समझना है, तो इस हिसाब से आपका पजल जो है क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो रीजनिंग का सेक्शन होता है उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होगा, जैसे नॉर्मल जो वन लाइनर रीजनिंग होता है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है रीजनिंग के सेक्शन से रिलेटेड? कुछ कोई मन में सवाल किसी के मन में नहीं है? ठीक है, तो रीजनिंग का जो है हम लोग इस हिसाब से तैयारी कर लेंगे जो मैंने आपको बताया है उस हिसाब से। इंग्लिश जो है, इंग्लिश में हमने टारगेट लिया है, अगर इंग्लिश आपका बहुत अच्छा है तो कोशिश करिए कि 25 से 30 नंबर आप इंग्लिश में निकालिए 40 में से, और अगर एवरेज है तो कम से कम 50%, मतलब 20 जो है नंबर वो आपका इंग्लिश में आना चाहिए, अगर इंग्लिश वीक है तो। अब जिसका इंग्लिश वीक है ऑब्वियस है उसको कहां से नंबर लाना पड़ेगा, मैथ या रीजनिंग में नंबर लाना पड़ेगा, तो उनका टारगेट होगा मैथ रीजनिंग में 60% एंड अबव लेके जाने के लिए, क्योंकि दोनों को आपको लेके मतलब इधर कम हुआ तो इधर ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको करना है इंग्लिश के रिगार्डिंग। और डीआई, मैथ्स का जो डीआई है, मैथ्स का जो डीआई है, जो मेंस का एग्जाम है उसमें देखिएगा डीआई और डेटा सफिशिएंसी दोनों रहता है। डेटा सफिशिएंसी करना आसान होता है अगर आपका अर्थमेटिक बहुत स्ट्रांग है, तो ध्यान से समझिएगा, अर्थमेटिक अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप आराम से डेटा सफिशिएंसी में ना फटाफट आंसर निकाल लोगे, टाइम बहुत कम लगेगा। तो कोशिश करना कि डेटा सफिशिएंसी वाला जो क्वेश्चन है वो फटाफट पहले कर लेना, उसमें टाइम कम लगेगा। और डीआई में भी वही चीज ध्यान रखना कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे नहीं पड़ना है, हर एक डीआई में एक क्वेश्चन जो है वो आपका जर्क होगा जो आपको छोड़ने के लिए दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, इस हिसाब से आपको डीआई में भी अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, जीके और जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस में क्या है कि जो आप अभी तक पढ़े हुए हैं, जैसे अगर आपने तैयारी किया है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे, मैगजीन वगैरह कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे होंगे, तो उसको खाली रिवाइज करते जाइए क्योंकि 13 दिन में आप ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं। हाँ, बहुत सारा क्विज जो है वो आपको मिलेगा यूट्यूब पे, तो इधर उधर जहां से भी क्विज आपको मिल रहा है क्वेश्चन आंसर, उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन जो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है वहां से आप क्विज का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो आप कर लीजिए जीके जीएस के लिए। नया कुछ मत पढ़िए, नया पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा जीके जीएस में, जो पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज कर लीजिए और कम से कम 4 महीने का करंट अफेयर्स कर लीजिए। 4 महीने का करंट अफेयर्स कर लेना, क्योंकि 13 दिन में और 4 महीने का भी अगर हमने कर लिया है तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई शुरू से पढ़ता आ रहा है तो कम से कम 6 महीना, अगर पढ़ा हुआ है पहले से तो 6 मंथ का कर लीजिएगा करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें जो मैंने देखा है, जो मैंने एनालिसिस किया, सर एक डाउट है। जी जी सर, ये करंट अफेयर्स में अक्टूबर और नवंबर इंक्लूड होगा? देखिए एग्जाम है हमारा 26 नवंबर को, तो नवंबर छोड़ दीजिएगा, अक्टूबर तक का ले लीजिएगा। ठीक है, उतना भी नहीं होगा कि नवंबर, क्योंकि क्वेश्चन तो अक्टूबर तक बन चुका रहेगा, तो जरूरत नहीं है नवंबर टच करने की। अक्टूबर 31 तक आप ले लीजिए जितना भी न्यूज है। उसमें भी जो है बैंकिंग अवेयरनेस पे ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग अवेयरनेस करके जो भी बुक्स वगैरह हो, जो पीडीएफ है आपके पास, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, वहां से नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं वो इजीली हो जाएगा आपका। स्पोर्ट्स जो है वो देख लीजिएगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। करंट अफेयर्स न्यूज जो होता है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो देख लीजिएगा। स्टेट के बारे में, किसी स्टेट में अगर कुछ बड़ा हुआ है तो स्टेट वाइज भी कोई अगर
चीफ मिनिस्टर बना है, कोई गवर्नर कोई अपॉइंट हुआ है, कुछ स्टेट में कुछ पॉलिसीज वगैरह कुछ आई है नहीं, तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बुक्स और ऑथर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। बुक्स ऑथर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। किसी को अवार्ड मिला है, कोई अवार्ड फंक्शन हुआ है, तो वो भी पूछता है। और जो इंपॉर्टेंट डेज है तो वो देख लीजिएगा। ये 4-5 टॉपिक है। अगर इतना कर लेते हो तो जीके जीएस में आराम से 40 में 15 नंबर तो आराम से आएगा। 15 नंबर का टारगेट है हमारा जीके जीएस का, तो 15 नंबर हमारा इधर से आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ये जो पढ़ने का क्रम है ये आपको देना है 5 घंटे के लिए। मैंने बताया कि 10 घंटे अभी आपको अपने को पढ़ना है। 13 दिन का समय है, मतलब 130 घंटे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो 130 घंटे में क्या कीजिए, पर डे के हिसाब से 5 घंटे आप निकालिए पढ़ने के लिए, जो आप मैंने बताया अभी पढ़ने के लिए वो। और जो 5 घंटे बचा उसमें मॉक टेस्ट लगाना है। बड़ा सा लिखो मॉक टेस्ट, MOC के बड़ा सा लिखना, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको कम से कम 2 देना है पर डे। देखिए पेपर जो है हमारा 3 घंटे का हो रहा है। ठीक है, जो मेंस का है वो 3 घंटे का है। और अगर 3 घंटे का पेपर आप देते हैं तो 1 घंटा कम से कम लगेगा उसको एनालिसिस करने में। ठीक है, तो 4 घंटे हमारा चला जाएगा एक मॉक टेस्ट देने में। ठीक है, तो एक जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमें रोज देना है। लिख लीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कुछ भी हो जाए आपको देना ही पड़ेगा। तो एक मॉक टेस्ट हमको रोज देना है, तो 13 मॉक टेस्ट हो गया 13 दिन का। ठीक है, और जो 1 घंटा और बच रहा है तो उसमें आप सेक्शनल मॉक को पिक कर सकते हैं। सेक्शनल मॉक को ऐसे पिक करेंगे कि एक दिन मैथ का उठा लिया, दूसरे दिन रीजनिंग का ले लिया, ऐसे करके मैथ का खाली 1 घंटे का ले लिए, मैथ का 1 घंटे ले लिए, रीजनिंग का 45 मिनट्स का 40 मिनट्स का ले लिए, इंग्लिश का। ऐसे करके वो जो है उसमें करिएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ सेक्शन वाइज हमारा क्या परफॉर्मेंस हो रहा है और कहाँ पर और काम करने की जरूरत है। और बाकी जो 5 घंटा है वो आप पढ़ने पे लगाइएगा। जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उसमें आपको पता चलेगा कि अरे टेंस वाला जो क्वेश्चन है वो मेरा बार बार गलत हो रहा है। तो वो जो 5 घंटा है उसमें वो जो टेंस का चैप्टर, जो नोट्स जो कोचिंग ने में पढ़ाया है, आपने जो टीचर ने पढ़ाया है, सुधीर सर ने पढ़ाया है या जो भी टीचर से आप पढ़े, उनका जो नोट्स है उसको रिवाइज करना है। डीआई आप देख रहे थे तो आपने देखा कि डीआई में हमारा कुछ जो है क्वेश्चन गलत हो रहा है, एवरेज का कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है बार बार, तो फटाक से वो एवरेज का जो भी आपका नोट्स है वो पढ़ने का जो समय है उसमें से निकाल लीजिएगा। और वो साथ साथ मतलब सिर्फ मॉक नहीं देना है, मॉक के साथ में बैलेंस करना है पढ़ाई को भी, क्योंकि ये मेंस का एग्जाम है तो हमारे पास टाइम बहुत है, टाइम का टेंशन नहीं है। और कट ऑफ 50% के हिसाब से जा रहा है, तो ऐसे भी चैलेंज नहीं है, चैलेंज नॉलेज का है, इसीलिए हमको पढ़ना भी है। ठीक है, तो पढ़ना भी है और मॉक टेस्ट देना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आराम से आप लोगों को जो है सफलता मिल जाएगी। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? कोई और दिमाग में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स? जीए के लिए जो है कम से कम 1 घंटा रखिएगा, पर डे 1 आवर जो है उस 5 घंटे में 1 घंटा जीए के लिए दीजिएगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तो आप लोग सालों भर पढ़ते हैं, जीके जीएस आप इसी समय पढ़ते हैं। ठीक है, जीके जीएस कोई पढ़ता ही नहीं है, इंटरेस्ट रहता नहीं है, तो 1 घंटा आपको रोज जीके जीएस को देना है। जो टॉपिक मैंने बताया 5-6 टॉपिक, बस इससे रिलेटेड और इसी पे फोकस कीजिएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 15 नंबर का टारगेट है, आराम से हमारा जीए में हो जाएगा। तो वो 1 घंटे आपको देना है और बाकी का 4 घंटे मॉक टेस्ट के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन कौन सा टॉपिक पे फोकस करना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हुआ? प्रदीप जी कुछ पूछना है आपको?
मेरी आवाज आ रही है? और द्वैत, आपको कुछ पूछना है? और द्वैत का उम्र तो बहुत कम लग रहा है। और द्वैत 21 साल हो गया तुम्हारा? सर 22 कंप्लीट है। 22 कंप्लीट है? अरे वाह, वेरी यस गुड। सर। बस इस बार जो है एकदम कर दो क्लियर, कर दो, कर लो दुनिया में मूर्ति में। यस सर, पक्का सर। इस एज में अगर घुस गए ना बैंक में तो एकदम बहुत ऊपर जाओगे। ये बहुत अच्छा एज है, 20 21 22 वाला, जहां पर आप जॉब ले लेते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब प्रमोशन बहुत अच्छा है ना बैंक का, तो बहुत अच्छा आप आगे निकल जाएंगे। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। आप लोग की जिम्मेदारी है मेंस करने की, और इंटरव्यू के लिए आप मेरे ऊपर, मतलब प्रयास के ऊपर ध्यान, मतलब भूल, टेंशन फ्री हो जाइएगा। इंटरव्यू की गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को बस मेंस को फोड़ना है। मेंस को फोड़ दीजिए, जॉब आपके हाथ में। ठीक है, करो फिर, स्टार्ट करते हैं तैयारी। अगर प्रश्न खत्म हो चुका है तो हम लोग सेशन को यहीं पर खत्म करेंगे। किसी को कुछ सर, पूछना है? एक एक डाउट है। जी योगेश्वर, पूछिए। सर, ये जो फुल लेंथ मॉक है, ये लास्ट के 7 डेज में स्टार्ट किए तो चलेंगे या मतलब कल से? नहीं 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 नहीं, और एक्चुअली ये 1 महीने का होना चाहिए था, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास 13 दिन ही है, तो कम से कम 13 मॉक तो लगाना चाहिए। क्योंकि उसमें ना हमको आइडिया मिलेगा कि 5 घंटे जो हम पढ़ाई कर रख रहे हैं, उसमें हमको पढ़ना क्या है। आप समझ रहे हैं? वो मॉक लगा के ही होगा, और मॉक लगा के ही आप स्ट्रेटजी बनाएंगे। देखिएगा कि स्ट्रेटजी हर एक बच्चों का ना अलग अलग हो जाएगा। कि कोई टारगेट लेगा कि मेरे को मैथ में आउट ऑफ आउट करना है, कोई टारगेट लेगा कि मेरा इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश में एकदम फोड़ देना है, 35 से नीचे आना ही नहीं चाहिए। तो वो स्ट्रेटजी कौन सिखाएगा आपको? वो मॉक सिखाएगा। मॉक जब दीजिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ, रियल में मेरा जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो मॉक लगाना है, 13 मॉक लगाना है। और आप लोग मुझे टेलीग्राम पे जो है पर्सनली मॉक का जो रिजल्ट है वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो उसके आधार पे मैं आपको तुरंत वहीं पर रिप्लाई करूंगा कि अगला स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए, और मॉक का जो स्कोर है वो कितना ये हो रहा है, तो उस हिसाब से हम एक एक दिन का भी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, कीजिए अच्छे से। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू सर।